तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट के, जो बोर्ड में आए हुए हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको वर्ड्स में और छोटे छोटे फॉर्मूले में लिखना पड़ता है, उनको हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। इनका ये न्यूमेरिकल जैसे होते हैं, लेकिन इसमें वैल्यूज़ नहीं पुट करनी होती, आप लोगों को गिवन सिचुएशन में आंसर अपना वर्ड्स में देना होता है। तो क्वेश्चन है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर चेंज इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड एंड द रेडियस इज हाफ। हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसका रेडियस कुछ है। तो पूछा है हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम करंट को डबल कर दें एंड रेडियस इज हाफ, और रेडियस को हम हाफ कर दें। ठीक है, रेडियस को हाफ कर दें और करंट को डबल कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। आई है करंट और r है रेडियस, और अगर इसके अंदर n है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसको हम लोग n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 टर्न है, इसलिए हम सिंपली लिख देंगे म्यू नॉट आई बाई 2r। ये है पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया, दूसरी सिचुएशन हमने करंट को डबल कर दिया 2i और रेडियस को हाफ कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे 2r और 2 पर चला जाएगा, r बाई 2 है ना, तो 2 पर चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। बल्कि एक काम करते हैं, इस 2 को रखते हैं, कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये बन जाएगा 4 म्यू नॉट आई बाई 2r। ये है म्यू नॉट आई बाई 2r, ये है 4 म्यू नॉट आई बाई 2r। इसका मतलब क्या हुआ, B2 इज 4 टाइम्स ऑफ B1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम करंट को डबल कर दें और रेडियस को हाफ कर दें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चंस बड़े आराम से आ जाते हैं और आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिचुएशन में पुट करके करना है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ सर्किट शोन वेयर ए बी पी एन ए क्यू बी आर सेमी सर्कल्स। ऐसे एक लूप है और यहां से करंट आ रहा है, 2 पार्ट्स में बट गया, कुछ करंट यहाँ पर जाएगा, कुछ करंट यहाँ पर जाएगा, और फिर दोनों करंट ऐड होकर के वापस यहाँ पर मीट हो जाएगा। और इसका नाम है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है B, और ये है Q। कुछ करंट यहाँ से जा रहा है, कुछ करंट यहाँ से जा रहा है, टोटल करंट था हमारा I। ठीक है, कंसिडर द सर्किट शोन वेयर ए बी पी एंड ए क्यू बी आर सेमी सर्कल्स, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C ऑफ द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम लिखेंगे, क्योंकि करंट में हाफ सेमी सर्कुलर के फॉर्म में जा रहा है, इसमें भी सेमी सर्कल के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ये तो पूरे सर्कल की होती है, और कितने एंगल का सर्कल है, कितना पार्ट है सर्कल का, डिवाइड बाई 2 पाई। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, अगर हमें सर्कल का कुछ पार्ट दिया रहता है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि वो सर्कल का पार्ट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनाता है, और डिवाइड बाई 2 पाई। तो देखो ये वाला एंगल तो पाई है, इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाई 4r। यही हाफ हो गया ना, सेमी सर्कल सर्कल का तो हाफ हो गया, इसीलिए फील्ड भी हाफ हो गई। अब इसकी भी देखो, क्योंकि करंट I है, I बाई 2 यहाँ से जाएगा, I बाई 2 यहाँ से जाएगा, इसलिए इसका I बाई 2 भी कर लेते हैं हम लोग। सो 2 को नीचे ले आते हैं, 1 बाई 2 और कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, I बाई 2 यहाँ पर, तो ये B इसकी फील्ड हुई D1
और नीचे वाले की B2 होगी वो भी यही आएगी म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू 1/2। ठीक है, ये तो दोनों फील्ड हमने निकाल ली। अब देखेंगे डायरेक्शन, क्योंकि टोटल फील्ड हमें देखनी पड़ेगी, तो टोटल फील्ड यहाँ पर कितनी होगी हमें वो देखना है। तो देखो ऊपर वाले पार्ट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड में वायर को होल्ड करो, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट करो, तो उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं, ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर मतलब क्रॉस क्रॉस। तो इस वाले पार्ट की वजह से फील्ड हुई क्रॉस के फॉर्म में। और अब नीचे वाले पार्ट की वजह से देखो, राइट हैंड में वायर को होल्ड करो, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट करो, अब फिंगर्स बाहर आ रही हैं यानी कि डॉट डॉट। तो नीचे वाले पोर्शन की वजह से फील्ड आ रही है बाहर, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से फील्ड जा रही है अंदर, तो टोटल फील्ड कैंसिल आउट होगी ना, और दोनों इक्वल होंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो नेट फील्ड विल बी B1 प्लस B2 वेक्टर फॉर्म में, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसलिए आंसर आएगा हमारा 0। समझ गए? तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी सर्कुलर लूप के अंदर 0 होगी। बात समझ में आई? अब अगर ये सेमी सर्कल ना होकर के कुछ और होता तो मान लो ऐसे सिचुएशन होती, अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सर्कुलर लूप है इसमें करंट यहाँ से आता और यहाँ से बाहर जाता, यहाँ से आता यहाँ से बाहर जाता। इसने ये वाला पाथ फॉलो किया इस करंट ने, और इस वाले करंट ने ये वाला पाथ फॉलो किया। अब की बार करंट इक्वल भी नहीं है, करंट अलग अलग होंगे। ये पाथ शॉर्ट है तो यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा, ये करंट मतलब ये वाला पाथ जो है लॉन्ग है इसलिए यहाँ पर करंट स्मॉल होगा। तो बड़े पोर्शन की वजह से स्मॉल करंट, छोटे पोर्शन की वजह से ज़्यादा करंट। रेडियस दोनों का वही है, दोनों का रेडियस सेम है। तो दोनों के फील्ड का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसकी फील्ड, क्योंकि करंट कम है लेकिन लेंथ बड़ी है, इसमें करंट ज़्यादा है लेकिन लेंथ छोटी है, तो फॉर्मूला जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है म्यू नॉट आई बाई 2r। इसमें करंट थोड़ा होगा, इसमें करंट बड़ा होगा। इसका एंगल है 270 डिग्री, इसका एंगल है 90 डिग्री, है ना। मान लो इसमें करंट गया I1, इसमें गया I2, तो हम लिखेंगे I1 इस वाले के लिए 270/360, है ना। ये फॉर्मूला यूज करते हैं पार्ट ऑफ अ सर्कल के लिए। तो B1 और B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2r 90/360। ठीक है, तो ये तुम देखोगे ये आ गया 3/4, ये आ गया 1/4। अब करंट देखो, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है ना, इस बड़े पोर्शन में करंट जाएगा 1/3i और छोटे पोर्शन में जाएगा 3/4i। इसमें आएगा बल्कि 1/4 कहना चाहिए 1/4i, और इसमें आएगा 3/4i। ठीक है, एक बार फिर से देखो, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा I1 है, यहाँ पर I2 है, ये बड़ा पोर्शन है, इसमें करंट छोटा होगा, इसमें छोटा पोर्शन है, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 हमारा कितना होगा, I के इक्वल होगा। ओके, अच्छा V/R प्लस V/R ऐसे ही कर सकते हो I। अब रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस देखने में बड़ा होगा क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4/3 बन जाएगा और ये 1/3 बन जाएगा। बल्कि ऐसे कहना चाहिए 1/3 नहीं, 3/4 प्लस 1/4। तो करंट यहाँ पर होगा 3/4i और यहाँ पर होगा 1/4i टोटल में से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे 1/4 और इसको लिख देंगे 3/4। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वल आ गए, दोनों फील्ड इक्वल आ गए, है ना। ये भी 3/16 और ये भी 3/16। अब डायरेक्शन देखो, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम राइट हैंड में होल्ड करेंगे तो फील्ड अंदर की तरफ जाएगी यानी क्रॉस क्रॉस, और इस वाले की फील्ड बाहर आएगी यानी डॉट डॉट। दोनों की फील्ड इक्वल है और अपोजिट है, तो आंसर यहाँ पर भी 0 आएगा।
इसका मतलब एक हम रूल यूज कर सकते हैं, हम एक रूल निकाल सकते हैं कि हमारे सर्कुलर लूप में करंट कैसे भी अंदर आए और कैसे भी जाए, ठीक है, किसी भी एंड पर आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आकर के यहाँ से चला जाए, ऐसे आके ऐसे, ऐसे आके ऐसे, या फिर ऐसे आकर के और ऐसे चले जाए, तो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे तीनों में 0 ही होगी। बात समझ आई? और रीजन भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के हमने कई अलग अलग पार्ट्स देखे। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार फटाफट देख लो, इसको नोट कर लो। अगला करेंगे और सर्कुलर लूप होना जरूरी भी नहीं है, सर्कुलर लूप होना जरूरी भी नहीं है। अगर ये स्क्वायर होगा ना, अगर मान लो स्क्वायर होता है ऐसे, ऐसे होता, करंट यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से अंदर आ रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, तो इस वाले पोर्शन में करंट ऐसे होगा, इस वाले पोर्शन में करंट ऐसे होगा, तो भी फील्ड यहां पर सेंटर में 0 ही होगी। और अगर ऐसे हो, करंट यहां से आए, यहां से बाहर चला जाए, तो भी फील्ड यहां पर 0 ही होगी, ठीक है। ये उसी की तरीके से ही है, बस सर्कुलर लूप की जगह हमने स्क्वायर लूप ले लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। क्वेश्चन है, अ करंट इज सेट अप इन अ लॉन्ग कॉपर पाइप, करंट इज सेट अप इन अ लॉन्ग कॉपर पाइप। हमारे पास एक लॉन्ग कॉपर की पाइप है, ऐसे इस तरीके से कॉपर की पाइप है ऐसे, ठीक है, ये पाइप है कॉपर की बनी हुई है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि कॉपर का पार्ट है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इज देयर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, क्या मैग्नेटिक फील्ड पाइप के अंदर और बाहर होगी, या यूं कह लो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगी और कहां पर नहीं होगी। करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे पाइप है ना, पाइप साइड साइड में से फ्लो कर रहा है, सेंटर में से फ्लो नहीं कर रहा, बीच में से हॉलो है, बीच में कुछ भी नहीं है ना। पाइप तो ऐसी ही होती है, चारों तरफ मटेरियल, बीच में खाली। तो हमें बताना है कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर 1 वाला पॉइंट हमारे पाइप के अंदर है और 2 वाला पॉइंट हमारा पाइप के बाहर है, तो फील्ड कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम जानते हैं B डॉट DL एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है म्यू नॉट I। जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो हमें यहाँ पर निकालनी है, इससे होता हुआ एक एम्पीरियन लूप बनाओ, जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, यहाँ पर एक एम्पियर का लूप बनाओ और देखो उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। उस लूप में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, इस वाले लूप में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो बीच में हॉलो है ना पाइप में, तो पाइप तो चारों तरफ मटेरियल है, बीच में खाली है, वहाँ पर खाली वाले एरिया में आपने लूप बनाया, लूप में तो कोई भी करंट नहीं जा रहा, तो लूप में कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा 0। तो इससे क्या इंप्लाई होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी होगी 0। तो 1 वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी और 2 वाले पॉइंट पर फिर से एम्पियर सर्किट लगाओ। फॉर ए फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखा था हमने, फॉर फर्स्ट, फॉर सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड के लिए भी यही हो जाएगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो इससे होता हुआ जो हम रास्ता बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ घेर लेगा, उसमें तो सारा करंट इंक्लोज हो जाएगा, इसीलिए ये आएगा, सरवाइव करेगा, तो B मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, पाइप में करंट जा रहा है, पाइप के मटेरियल में करंट जा रहा है, बीच में खाली है, तो अंदर जो खाली वाले हिस्से में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड केवल बाहर वाले हिस्से में है, बाहर पाइप के है, अंदर नहीं है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन,
एम्पीयर सर्किट लॉ को यूज करके हमने किया। अगला क्वेश्चन है, ये तो था हमने एम्पीयर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग किया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स F experienced by a particle of charge Q with velocity v in magnetic field is given by this formula। किसी चार्ज पर जो चार्ज v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर b वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इतना फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं ना, इसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, है ना। तो क्या पूछा इन्होंने, विच पेयर ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो इन तीनों वेक्टर्स में कौन कौन वेक्टर है, इसमें एक फोर्स वेक्टर है, एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इन तीनों में से कौन से दो या कौन सा हमेशा बाकी सबके परपेंडिकुलर रहता है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा वेक्टर बाकी दूसरे वेक्टर्स के साथ हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। अब देखो, हमने देखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है। वेलोसिटी इसके अलोंग भी हो सकती है, इसके परपेंडिकुलर भी हो सकती है, कुछ एंगल के साथ भी हो सकती है, इसके अपोजिट भी हो सकती है, यानी v और b के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। लेकिन जो फोर्स है ना, फोर्स हमेशा v और b के परपेंडिकुलर ही लगेगा। फोर्स हमेशा v और b के परपेंडिकुलर ही लगेगा। इसका मतलब कौन परपेंडिकुलर हुआ, फोर्स। फोर्स हमारे हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसको आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी करके देख सकते हो। जैसे हम लोग बनाते हैं ना, थंब, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, ऐसे करके करते हैं हम लोग ऐसे। तो ये होती है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है करंट, यानी वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, देख रहे हो। लेकिन फोर्स हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। तो आंसर क्या है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं एक सेंटेंस अपने आप। और अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B, शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ। ये रहा, ये तो फॉर्मूला है कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इतना फोर्स लगेगा। एक क्वेश्चन हो गया। और क्या क्वेश्चन है लास्ट में, शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये जो फोर्स लगेगा ये चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं करता, ये शो करना है। अब देखो, हमने साइक्लोट्रॉन में भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है। साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड हमारे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, वो फिजिकल कितना काम करती है। तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड केवल हमारे चार्ज पार्टिकल को रोटेट करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। क्योंकि जब हमारा चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो फोर्स हमेशा किस तरफ लगेगा, हमेशा फोर्स QVB जो हमने फोर्स देखा था ना, QVB फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, है ना, QVB। और अगर हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लें, हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, इसीलिए कोई भी वर्क नहीं हो पाता। देख रहे हो, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करती, सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
A charged particle of mass m moving with velocity v enters a region of uniform magnetic field at right angle to its motion. How does its kinetic energy gets affected? ऐसे क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल है q v वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, इसमें एंटर करता है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने देखा वर्क डन तो जीरो है, वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में है इनिशियल, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? यही सेम क्वेश्चन है, वर्क डन कह लो या काइनेटिक एनर्जी कह लो, तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल उसमें कुछ भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दे रखी है इसमें, तो क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है ना, बहुत स्कोरिंग होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻⁷, वेलोसिटी दे रखी है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के अंदर वो एंटर करती है along a direction parallel to the field, थीटा है 0 डिग्री। ठीक है, हाउ वुड बी इट्स ट्रेजेक्टरी इफेक्टेड, उसके रास्ते पर क्या फर्क पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रही है, तो फोर्स वाला फॉर्मूला देख लो, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स का फॉर्मूला है इसे लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा है 0 डिग्री तो फोर्स भी होगा 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट ही रहेगा, सीधे चले जाएगा, उसके रास्ते पे कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे क्या लिखेंगे, द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बात में क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताओ उसके रास्ते पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने देखा वो तो सीधा ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। किसी चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है उस पे फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, यानी ये वाला फोर्स मैक्सिमम कब होगा। चार्ज पार्टिकल भी है, क्यू भी है, वेलोसिटी भी है ना, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, रही बात एंगल की, ये तीनों बदल नहीं सकते क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया है। तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, तब फोर्स मैक्सिमम होगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, QVB हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आए क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ये। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। हमारे पास हमें कई सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं, हम लोगों को दिया है एक अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, एक बीटा पार्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। हाँ ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्सपीरियंस फोर्स करेगा व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी इज सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम है, परपेंडिकुलर, थीटा 90 डिग्री है, सारे काम आसान हो रहे हैं। ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें बताना है उनकी वेलोसिटी सेम है, एंगल 90 डिग्री है, तो कौन से वाले पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा यहाँ, तो साइन 90 यानी 1, क्यू वी बी वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बच गया चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे यानी बीटा पार्टिकल पे चार्ज होगा ई वी बी, क्योंकि बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज हो जाएगा 2e, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल पे 2 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बहुत, ठीक है, सेम वेलोसिटी सेम एंगल, एंगल 90 डिग्री, बस चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा बोर्ड में आया हुआ, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं इसमें दे रखा है, एक तो है हमारा, एक है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, ऐसे दे रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ उनको प्रोजेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, तो कौन से वाले का रेडियस छोटा होगा। वो गोल घूमना शुरू कर देंगे, तो हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे तो वो गोल घूमना शुरू कर देगा। तो कौन से वाले पार्टिकल का, अल्फा या बीटा का रेडियस छोटा होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस होता है mv/qb, वेलोसिटी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, मास और चार्ज के। तो एक तो है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल लिखेंगे कि कांस्टेंट लिख देते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज होगा 2e, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के 2 टाइम्स। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे कि उसका मास कितना होगा, मास होगा me, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 2000 टाइम्स छोटा होता है प्रोटॉन के मुकाबले, और चार्ज होगा E। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बचेगा सिर्फ, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा E, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों चीज़ सेम है। अगर रेशियो ले लोगे तो हम देख रहे हैं R अल्फा बाई आर ई इज इक्वल टू मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ एंड दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ये देख रहे हैं तो बहुत बड़ा है 1 से, इसमें R अल्फा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर ई, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत बड़ा है तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस बहुत बड़ा होगा। वैसे भी तुम सोच सकते हो, भारी पार्टिकल आया उसी स्पीड से तो वो बड़े जल्दी नहीं मुड़ पाएगा, बहुत देर से मुड़ेगा, बहुत देर से मुड़ेगा मतलब एक बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा, और हल्का फुल्का छोटा सा पार्टिकल आएगा तो तुरंत मुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस छोटा और अल्फा पार्टिकल का रेडियस बड़ा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और हम लोग मंडे को फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, सी यू, ओके।